दोस्तों एक चीज जिसमें फर्स्ट टाइम बायर सबसे ज्यादा ठगाता है वो है लैपटॉप। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग झूठे ज्ञान दे देते हैं और आपका पैसा लैपटॉप में पूरी तरीके से बर्बाद करा देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप खुद अपने लिए बेस्ट लैपटॉप कैसे चूज कर सकते हो। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, जितना टेक्निकल नॉलेज चाहिए बेस्ट लैपटॉप चूज करने के लिए हर चीज मैं आज की वीडियो में पूरी की पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। लैपटॉप में बहुत सारे कंफ्यूजिंग पार्ट होते हैं, जैसे कि उसका प्रोसेसर, अलग अलग टाइप के प्रोसेसर होते हैं, अलग अलग टाइप की रैम होती है, अलग अलग टाइप की स्टोरेज होती है, अलग अलग टाइप की डिस्प्ले होती है। भाई इतने सारे पार्ट होते हैं और उनके इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग नेम होते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम कोई कंप्यूटर खरीद रहा है, फर्स्ट टाइम कोई लैपटॉप खरीद रहा है, गारंटीड है कि वो गलत चीज लेके आएगा। जितने पैसे दिए उतनी चीज उसको नहीं मिलेगी और वो ठगाएगा। हर आदमी फर्स्ट टाइम में ठगाता है, लेकिन आप नहीं ठगाओगे अगर ये वीडियो आप पूरी देख लोगे तो। ये मेरी गारंटी और सीना ठोक के मैं गारंटी दे रहा हूं, पूरी वीडियो देख लेना। आप खुद तो एक बेस्ट से बेस्ट लैपटॉप लेके आओगे, अपने पूरे खानदान में, मोहल्ले में, पड़ोस में सबसे ज्यादा ज्ञानी आदमी बन जाओगे। लोगों को ज्ञान भी दोगे कि अच्छा लैपटॉप कैसे सेलेक्ट करना है। और मेरे चैनल से पहले से जुड़े हो तो बहुत बढ़िया, नहीं जुड़े तो एक बात बता दूं, मैं कोई वीडियो तभी बनाता हूं जब वो वीडियो उस टॉपिक पे आखिरी वीडियो हो यूट्यूब की, यानी उस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने बहुत घंटे मेहनत करके पूरा का पूरा ज्ञान इस एक पेज में समेटा है और इसी पेज को मैं आपको आज समझाने वाला हूं। बाकी वीडियो में आपको नोट्स लेने की जरूरत पड़ती है, यहां पे वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस मेरे साथ समझते चलो एक एक चीज को, कैसे बेस्ट लैपटॉप चूज करते हैं। और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और ये एक पन्ना अपने साथ ले जाना जब भी लैपटॉप खरीदने जाओ, इसमें देख देख के आप बिल्कुल नहीं ठगोगे, एकदम बेस्ट से बेस्ट चीज लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उससे पहले आपको इस पूरे पीडीएफ को समझना होगा जो हम शुरू कर रहे हैं अभी। चलो समझते हैं। तो यार देखो, लैपटॉप जो होता है ना, लैपटॉप एक डिवाइस होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं। उसमें प्रोसेसर अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें रैम अलग अलग टाइप की होती है, स्टोरेज अलग अलग टाइप की होती है, ग्राफिक्स अलग अलग टाइप के होते हैं, बैटरी अलग अलग टाइप की होती है और डिस्प्ले अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें अगर आप समझ लोगे कि कौन से नंबर का मतलब क्या होता है और आप अपने लिए बेस्ट प्रोसेसर, ग्राफिक्स, डिस्प्ले ये कैसे चूज कर सकते हो, तो ठगेगा कोई भी नहीं आपको। तो हम शुरू कर रहे हैं की कंपोनेंट के साथ में लैपटॉप के, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं जिन पे आपके लैपटॉप की स्पीड डिपेंड करती है। सेल आ रही है, बिल्कुल मत ठगाना लैपटॉप खरीदने में, ढंग से समझ लो, मैं एक एक चीज डिटेल में समझा रहा हूं। तो की कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें प्रोसेसर होगा आपका, रैम होगी, स्टोरेज होगा, ग्राफिक्स होगा, बैटरी होगी और डिस्प्ले होगा। सारे के सारे की सारी टेक्निकल डिटेल मैंने एक पेज में समराइज कर दी। मुझे बहुत माथा लगाना पड़ा ये चीज बनाने के लिए, लेकिन आपके पैसे खराब नहीं हो इसके लिए मैं अपना टाइम खराब करने को तैयार हूं। तो शुरू करते हैं सबसे कंफ्यूजिंग चीज के साथ में, जो है लैपटॉप का प्रोसेसर। अब भाई प्रोसेसर की तो कहनी क्या, देखो ये प्रोसेसर पे हम जूम करते हैं थोड़ा, ये देखो ब्रांड की बात करें प्रोसेसर की, यानी कितनी कंपनियों के प्रोसेसर आते हैं, तो भाई बहुत सारे कंपनियों के आते हैं, लेकिन मेन 3 ब्रांड के आते हैं। एक तो आता है इंटेल कंपनी का प्रोसेसर, एक आता है एएमडी का राइजन प्रोसेसर, और अब आजकल नया मार्केट में जो निकल के आया वो आया है स्नैपड्रैगन का एक्स सीरीज प्रोसेसर। तो हम बात करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया प्रोसेसर आप कैसे चूज करोगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटेल ब्रांड के साथ में। तो देखो भैया, इंटेल जो ब्रांड है ना, इंटेल के प्रोसेसर आप हमेशा से देख रहे हो लैपटॉप में, उसमें 2 टाइप के प्रोसेसर आते हैं। एक तो पुराने वाले जो आते थे इंटेल के आई सीरीज प्रोसेसर, और दूसरे आजकल आने लगे इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर। अब हम दोनों को एक एक देखेंगे। सबसे पहले हम आई सीरीज वाले प्रोसेसर की बात करने वाले हैं। तो देखो प्रोसेसर जब भी आप खरीदते हो, कोई भी लैपटॉप आप देखते हो, तो उस पे प्रोसेसर का आपने जब नाम देखा होगा तो वो 2 तरीके से आपने देखा होगा कि i5, i7, i6, i9, इस तरीके से आप नाम जो है उन प्रोसेसर का देखते हो। तो यही बात करते स्टार्ट करते हैं प्रोसेसर के जो सीरीज है उसके साथ में। तो देखो आई का मतलब होता है इंटेल, और उसके आगे जो नंबर होता है ना, जैसे i3, i5, i7, i9, तो ये उसकी जनरेशन को बताता है। यानी कि i3 पुराना था, i3 के बाद में जो नया आया वो आया i5, और i5 के बाद में जो नया आया वो आया i7, और उसके बाद में जो लेटेस्ट आया वो है i9। यानी जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा i के बाद में, वो उतना ही लेटेस्ट प्रोसेसर होगा। फर्स्ट चीज तो ये आप समझ लो। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इन i3 में, i5 में, i7 में, इनमें भी बहुत सारे टाइप के प्रोसेसर आते हैं। यानी आपके पास एक i5 प्रोसेसर ऐसा होगा जो पावरफुल होगा, और दूसरा i5 प्रोसेसर ऐसा होगा जो लेस पावरफुल होगा। तो अगर आपने वो लेस पावरफुल प्रोसेसर ले लिया i5 देख के सिर्फ, तो आपके पैसे डूब जाएंगे। तो आपको समझना होगा कि प्रोसेसर की फिर नेमिंग कैसे की जाती है। तो देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल से आप अच्छी तरीके से समझ लोगे कि जनरेशन देखो ना, जो है ना लेटेस्ट जनरेशन आजकल चल रही है वो 14 जनरेशन चल रही है। किसकी? लैपटॉप के प्रोसेसर की। अब जनरेशन कैसे हम डिसाइड करते हैं? तो देखो जो भी प्रोसेसर होता है ना, उसका जब भी आप पूरा नाम देखोगे कहीं पे भी, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, या फिर लेने जाते हो वहां पे देखोगे, तो वो लिखा हुआ आएगा। जैसे मान लो i7 प्रोसेसर है, तो मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे इंटेल कोर i7 13700H,
इस तरीके से प्रोसेसर का नाम लिखा हुआ आएगा। अब भाई साहब ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आधे लोग तो समझ ही नहीं पाते कि इन नंबरों का मतलब क्या होता है। लेकिन ये जो लास्ट में नंबर दिए हुए ना 13700H, इन नंबरों का भाई बहुत ज्यादा मतलब है, वही मतलब मैं आपको समझाने वाला हूं। तो कोई भी प्रोसेसर जब भी लेने जाओ, कोई भी लैपटॉप जब लेने जाओ, तो ये लास्ट वाले नंबर तुमको देखने हैं, ठीक है। अब मैं एक एक चीज का मतलब समझाता हूं इसमें। तो ये 13700H जो लिखा हुआ है ना, इसमें शुरू के जो 2 डिजिट है, यानी ये 13 जो लिखा हुआ है, 1313 जो लिखा हुआ है, ये जनरेशन को बताता है प्रोसेसर की। यानी i7 प्रोसेसर में ये 13 जनरेशन का प्रोसेसर है। यानी इससे पहले 12 भी आया होगा, इससे पहले 11 भी आया होगा, 10 भी आया होगा, 9 भी आया होगा, 8 भी आया होगा। तो जितना ज्यादा बड़ा नंबर होता है उतनी ही अच्छी जनरेशन होती है, उतनी ही लेटेस्ट जनरेशन होती है, उतना ही पावरफुल और एफिशिएंट प्रोसेसर होता है। तो आपको ये नंबर देखना है। आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है वो 14 जनरेशन चल रहा है। तो ये शुरू का नंबर जो देखोगे इसमें 13 लिखा हुआ है, यानी कि 13 लिखा हुआ है, तो ये 13 जनरेशन का प्रोसेसर है। किसी पे 14 लिखा हुआ आएगा तो वो 14 जनरेशन का प्रोसेसर होगा। किसी पे 12 लिखा हुआ आएगा तो 12 जनरेशन का प्रोसेसर होगा। तो आप शुरू का 2 लेटर देखते ही समझ जाओगे कि ये कौन सी जनरेशन का प्रोसेसर है, पुराना है या फिर एकदम लेटेस्ट है, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट की 3 डिजिट आती है जहां पे लिखी हुई है 700, तो ये क्या है, ये SKU नंबर है उस प्रोसेसर का। क्या नंबर है, SKU नंबर। तो जितना ज्यादा ये नंबर होगा ना, उतनी ही अच्छी प्रोसेसर की परफॉर्मेंस होगी। जैसे मान लो बाई चांस आपने एक प्रोसेसर देखा, उसमें लिखा हुआ था 13500H और एक प्रोसेसर में लिखा हुआ था 13700H। अब आपको दोनों को कंपेयर करना है, तो आप इन नंबर को देख के कंपेयर कर सकते हो। 13 से तो आपको पता चल गया कि ये 13 सीरीज का प्रोसेसर है, और इसमें एक में 500 लिखा हुआ है, एक में 700 लिखा हुआ है। अब मैंने बताया जितना बड़ा नंबर होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। तो इसका नंबर इससे बड़ा है, तो ये वाले प्रोसेसर की परफॉर्मेंस इससे ज्यादा होगी। दोनों ही i7 है, तो केवल i7 या i5 या i3 देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा प्रोसेसर अच्छा है कौन सा बुरा है। आपको लास्ट के ये नंबर समझने होंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो नंबर लिखे हुए आते हैं, 5 डिजिट के नंबर आते हैं हर प्रोसेसर में। इंटेल का प्रोसेसर आप लोगे तो, और उसमें जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं वो तो उसकी जनरेशन बताते हैं, और जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो उसका SKU नंबर बताते हैं, और वो जितने ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद में लास्ट में लिखा हुआ आता है एक लेटर H आता है, या HX आएगा, या फिर H आएगा, या फिर HS आएगा, P आएगा, U आएगा। ये आपको लिखा हुआ दिखेगा कभी भी प्रोसेसर लेने जाओगे तो इन लेटर का मतलब क्या होता है, देखो मैं समझाता हूं तुमको। HX जो होता है ना, वो भाई सबसे पावरफुल प्रोसेसर होता है। जिस भी प्रोसेसर के लास्ट में HX लिखा हुआ है, मतलब भाई खतरनाक पावरफुल प्रोसेसर है। डेस्कटॉप जो होता है हमारा, उसके लेवल की पावर वो देने वाला है। लेकिन जो पावरफुल प्रोसेसर होगा वो बैटरी भी ज्यादा खाएगा। तो HX में हमको एक्सट्रीम परफॉर्मेंस मिलती है और डेस्कटॉप लेवल पावर मिलती है, लेकिन बैटरी उसका कंजम्पशन ज्यादा होता है। तो परफॉर्मेंस तो एकदम मस्त मिलेगी HX में। HX सबसे टॉप टू टॉप ब्रांड है, ठीक है। उसके बाद में H की बात करें तो H जो है ना, वो हाई परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। तो देखो ये मैंने एग्जांपल दिया, यहां पे लिखा हुआ 13700H, तो H का मतलब हो जाएगा हाई परफॉर्मेंस, ठीक है। और उसके बाद में H के बाद में जैसे जैसे ये नंबर नीचे चल रहा है ना, वैसे वैसे परफॉर्मेंस डाउन होती रहेगी। यानी कि ऊपर वाला सबसे पावरफुल है और सबसे नीचे वाला सबसे कम पावरफुल है, ऐसा ध्यान रखना। तो सबसे पहले सबसे पावरफुल कौन सा आता है, HX आता है, जो कि महंगे प्रोसेसर आते हैं, ठीक है। उसके बाद में H सीरीज का प्रोसेसर आता है जिसको बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस, और उसके बाद में HS आता है। तो जो ये HS है ना, वो H और P के बीच में आता है। यानी कि H से थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस होगी उसकी, और P से थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो P में क्या होता है भैया, P में होता है परफॉर्मेंस बैलेंस। यानी कि जो लोग ज्यादा भारी भारी काम नहीं करना चाहते, जैसे वीडियो एडिटिंग नहीं करना चाहते, भारी गेमिंग नहीं करना चाहते, 3D रेंडरिंग वेंडरिंग नहीं करना चाहते, नॉर्मल लैपटॉप चाहिए जो ठीक ठाक चले, ब्राउजिंग अच्छी हो जाए, PDF अच्छे चल जाए और ऑफिस का काम अच्छा हो जाए, तो उनके लिए ये नीचे वाले 2 प्रोसेसर बनाए हुए जिनका नाम है P और U, ठीक है। U तो एकदम ही हल्का प्रोसेसर होता है। जिस भी प्रोसेसर के आगे आपको U लिखा हुआ दिखे तो समझ जाना भैया इसकी पावर थोड़ी कम होने वाली है। अब देखो कोई i5 प्रोसेसर आप लेने गए, ठीक है, उसके लास्ट में एक के आगे तो HX लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओ कि ये i5 में सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। लेकिन दूसरा i5 आपने देखा उसके आगे H लिखा हुआ है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि पावरफुल तो ये है, लेकिन इससे पावरफुल एक और आता है, वो HX है। लेकिन H भी पावरफुल होता है, हाई एफिशिएंसी का प्रोसेसर होता है, हाई परफॉर्मेंस का प्रोसेसर होता है। दूसरा i5 है, उसके आगे लिखा हुआ है HS, तो आप समझ जाओगे कि भाई H से थोड़ा कम पावरफुल है, लेकिन पावरफुल है और बैटरी भी ठीक ठाक चला लेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कम पावरफुल है। और जिनके आगे P या U लिखा हुआ रहे, तो U वाला तो आप समझ जाना कि भाई ये तो सबसे अल्ट्रा लो पावर, यानी कि पावर कम खाएगा, बैटरी कम खाएगा और परफॉर्मेंस भी कम देगा। U वाला P वाला जो है वो परफॉर्मेंस का बैलेंस करता है, यानी आपको थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी दे देगा और बैटरी भी आपकी अच्छी खासी चल जाएगी। तो इस तरीके से इंटेल वालों ने प्रोसेसर बनाए हैं। अब ऐसे प्रोसेसर उन्होंने क्यों बनाए हैं, क्योंकि हर आदमी को तो भारी प्रोसेसिंग वाले पावर वाले लैपटॉप चाहिए नहीं। कुछ लोगों को ऐसे लैपटॉप चाहिए जो ऑफिस के छोटे मोटे काम कर दे और पूरे दिन आराम से चल जाए। तो उसके लिए उन लो पावर के प्रोसेसर उन लोगों ने बना रखे हैं। और हाई पावर के प्रोसेसर किसके लिए बना रखे हैं, जो वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, गेमिंग करना चाहते हैं, 3D रेंडरिंग करना चाहते हैं, भारी भारी काम जिनको करने हैं ना, ग्राफिक्स डिजाइनिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ऊपर वाले सारे हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर जो है
वो इंटेल वालों ने बनाए हैं। तो लास्ट की जो आप लेटर देख के समझ जाओगे कि प्रोसेसर का पावर क्या है। अब आपने नेमिंग स्कीम समझ ली, 5 लेटर का जो है नंबर आता है हर प्रोसेसर के आगे, चाहे वो i5 हो, i7 हो, i3 हो, जो भी प्रोसेसर हो, उस 5 लेटर में शुरू के 2 लेटर तो जनरेशन को बताते हैं। 13 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ, तो इसका मतलब वो प्रोसेसर 13 जनरेशन का है, और उसमें 14 लिखा हुआ तो वो 14 जनरेशन का है। और आगे के जो 3 डिजिट है वो बताते हैं उसके SKU नंबर को, जितना ज्यादा बड़ा वो नंबर होगा उतना ही अच्छा प्रोसेसर होगा। और लास्ट में जो लेटर लिखा हुआ था, जो HX हो सकता है या फिर H हो सकता है या फिर HS हो सकता है या फिर P हो सकता है या फिर U हो सकता है, तो मैंने बता दिया ये नीचे घटती हुई पावर को दिखाते हैं, यानी HX की सबसे ज्यादा पावर, H की उससे कम पावर, HS की उससे कम पावर, P की उससे कम पावर और U की उससे भी कम पावर। तो ये नाम देख के आप समझ जाओगे प्रोसेसर कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। तो ये तो हो गए हमारे इंटेल के नॉर्मल प्रोसेसर जो ऑलरेडी आते हैं, पुराने जमाने से आते जा रहे हैं, लेकिन इंटेल वालों ने नए प्रोसेसर भी निकाल दिए हैं। उनका नाम है अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर, और वो प्रोसेसर जो है अल्ट्रा सीरीज वाले, वो एआई के कामों के लिए इंटेल वालों ने निकाले हैं, यानी जो एआई रिलेटेड काम होते हैं उसके लिए वो प्रोसेसर नए बनाए गए हैं। और अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर में एक चीज नहीं होती है, उसको बोलते हैं एनपीयू, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी एआई के जो काम है, मशीन लर्निंग के जो काम है, वो सारे के सारे ढंग से हो जाए उसके लिए अलग से एक यूनिट उसी प्रोसेसर में चिपका के दी है। ये जो प्रोसेसर है ना अल्ट्रा सीरीज के, इनकी बैटरी लाइफ भी ज्यादा होती है और ये परफॉर्मेंस भी अच्छी देते हैं और ये एआई में भी अच्छे काम करते हैं। लेकिन इनकी जो स्कीम है ना, नेमिंग स्कीम, यहां तो हमने देखा कि पुराने वाले इंटेल सीरीज में 5 तो नंबर मिलते हैं प्रोसेसर के नाम के आगे और लास्ट में एक लेटर मिलता है, उससे हम समझते हैं कैसा ये प्रोसेसर है। लेकिन जो अल्ट्रा सीरीज है उसमें 5 नहीं मिलते, उसमें केवल 3 तो मिलेंगे आपको नंबर और लास्ट में 1 मिलेगा लेटर। तो वो किस तरीके से मिलता है, देखो अल्ट्रा सीरीज में 3 टाइप के प्रोसेसर आ चुके हैं, है ना, 3 टाइप के प्रोसेसर के जनरेशन आ चुके हैं, 3 टाइप के प्रोसेसर की सीरीज आ चुकी है। कौन कौन सी आ चुकी है? एक तो इंटेल कोर अल्ट्रा 5 ये आ रही है मार्केट में, एक इंटेल कोर अल्ट्रा 7 आ रही है मार्केट में, और एक इंटेल कोर अल्ट्रा 9 मार्केट में आ रही है। तो मैंने बताया जैसे जैसे नंबर बढ़ता रहेगा प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। तो अगर आंख बंद करके आपको पूछूं कि भाई सबसे ज्यादा पावरफुल इनमें से कौन सा है, तो 9 वाला प्रोसेसर सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसका नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है, और 7 वाला बीच में आता है और 5 वाला सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 5 वाले से पावरफुल 7 है और 7 वाले से पावरफुल 9 है। अब ये जो 9 है या 7 है या 5 है, इनके आगे आपको 3 तो मिलेंगे नंबर और 1 मिलेगा डिजिट। जैसे यहां पे देखो इंटेल कोर अल्ट्रा 125H, कौन सा अल्ट्रा, मान लो ये 5 वाला है 125H, इसके आगे लिखा हुआ है 125H। तो अब इन 3 नंबरों को कैसे समझना है? 5 नंबर वाले में तो हमने देखा था कि शुरू के 2 नंबर जनरेशन को बताते हैं, लास्ट के 3 नंबर SKU नंबर को बताते हैं। लेकिन इन 3 नंबरों में जो पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर है, वो तो बताता है जनरेशन को प्रोसेसर की। जैसे देखो यहां पे लिखा हुआ है 1, तो यानी कि ये सीरीज 1 का प्रोसेसर है। और उसके अलावा लास्ट के जो 2 नंबर है वो बताते हैं पावर को, वो बताते हैं एफिशिएंसी को, वो बताते हैं प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को। तो लास्ट के 2 नंबर जितने ज्यादा होंगे जिसके, उतना ही अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक इंटेल का प्रोसेसर है जिसका नाम है अल्ट्रा 5 125H, और दूसरा जो प्रोसेसर है उसका नाम है अल्ट्रा 5 140H, ठीक है। तो यहां पे देखो दोनों 1 है, यानी दोनों सीरीज 1 के हैं, लेकिन एक के आगे 25 है, एक के आगे 40 है, और H दोनों में लगा हुआ है। तो आप कौन सा लेना पसंद करोगे? अगर सेम प्राइस में मिल रहे होंगे तो आप 40 वाला लेना पसंद करना, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर होगा उतनी ज्यादा पावर प्रोसेसर की होगी, ठीक है। तो ये हो गया इंटेल अल्ट्रा प्रोसेसर का काम, ठीक है। अब बात करते हैं स्नैपड्रैगन वाले नए लेटेस्ट प्रोसेसर का। तो जो हमारे मैकबुक निकल के आए एप्पल वाले नए, उनकी तरह ही ये भी आर्म्ड बेस्ड प्रोसेसर है। आर्म बेस्ड प्रोसेसर, ये अलग आर्किटेक्चर होता है प्रोसेसर का। जो मोबाइल में हमारे प्रोसेसर आते हैं उन्हीं को लैपटॉप में यूज किया जा रहा है, लेकिन इन प्रोसेसर को मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि इन प्रोसेसर के लिए जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बने हुए विंडोज के लिए, उनको अलग से ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। सारी कंपनियां ऐसा नहीं करती है। तो आप अगर इस प्रोसेसर का लैपटॉप लेके आओगे तो हो सकता है कई सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में चले ही ना, जो कि इन इंटेल वालों में चल जाएंगे लेकिन इनमें नहीं चलेंगे। तो ध्यान रखना भैया ये चीज स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर का लैपटॉप लेने से पहले, कि कुछ हो सकता है आपके सॉफ्टवेयर उसमें ना चले, जो विंडोज में आप सोच के जाओगे कि चल जाएंगे लेकिन वो नहीं चलेंगे। तो इस एक्स में जो है ना, स्नैपड्रैगन एक्स सीरीज के प्रोसेसर में, इसमें भी 2 टाइप के प्रोसेसर आते हैं। एक तो आता है स्नैपड्रैगन एक्स प्लस और एक आता है स्नैपड्रैगन एक्स इलीट। बढ़िया बात इन प्रोसेसर की है क्योंकि ये मोबाइल वाले आर्म आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट है, तो उनकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी होती है। परफॉर्मेंस तो ये अच्छी देते ही हैं, लेकिन बैटरी लाइफ इनकी बहुत अच्छी होती है। लैपटॉप 15-16 घंटे की बैटरी लाइफ दे देता है, जैसे हमारे मोबाइल फोन इतने घंटे की बैटरी लाइफ दे देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इन प्रोसेसर के साथ में ये है कि सारे के सारे सॉफ्टवेयर इनके लिए ऑप्टिमाइज नहीं है और आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ सॉफ्टवेयर आपको हो सकता है आपके लैपटॉप में ना चले, तो ध्यान रखना, ये मैं रिकमेंड अभी नहीं करता हूं। तो ये हो गया हमारा इंटेल की नेमिंग स्कीम। आप समझ चुके हो। पुराने इंटेल प्रोसेसर की मैंने बता दिया कैसे आपको नंबर पढ़ना
पढ़ने और नए का बता दिया कैसे नंबर पढ़ने। ये देख के आप बेवकूफ नहीं बनोगे कि आपको कहीं कोई 10 जनरेशन का i5 चिपका दे। आप देख रहे हो कि भाई इसमें भी i5 है, उसमें भी i5 है, ये i5 वाला 20,000 रुपए का मिल रहा है, 20 का तो नहीं मिलेगा, ये i5 वाला 35,000 का मिल रहा है, ये 55,000 का मिल रहा है, तो भाई यही लूंगा, मेरे को तो सेल में बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट नहीं मिला भैया, उस i5 के आगे आपको दिखेगा 10 नंबर लिखा हुआ होगा, और जो आपको 55,000 का मिल रहा है उसके आगे हो सकता है 14 नंबर लिखा हुआ रहे। तो जनरेशन ज्यादा अच्छी है तो वही i5 जो है ज्यादा जनरेशन वाला ज्यादा पावर देगा, ज्यादा परफॉर्मेंस देगा, ज्यादा आपका लैपटॉप अच्छा चलेगा, 10 वाले में उतना अच्छा नहीं चलेगा। तो ये ध्यान रखना, ये नंबर इस तरीके से लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं रेजन के प्रोसेसर की। जो AMD के रेजन प्रोसेसर आते हैं उनकी भी नेमिंग स्कीम सिमिलर ही है इंटेल वाले पुराने प्रोसेसर की तरह। कैसे, चलो देखते हैं। इनमें भी ऐसे आता है R9 आएगा, यानी कि रेजन 9 आएगा। इसमें भी ऐसे आता है जैसे इंटेल में हमने देखा था i9 आता है, i7 आता है, i5 आता है, i3 आता है, इसी में भी उसी तरीके से है। इसमें भी 9 सीरीज आता है, 7 सीरीज आता है, 5 सीरीज आता है और 3 सीरीज आता है। तो जितना बड़ा नंबर, जितनी बड़ी सीरीज, उतना ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर। ये तो कॉमन सेंस की बात है भैया। और फॉर एग्जांपल अब इसकी जो है नेमिंग स्कीम को भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लो एक रेजन 7 सीरीज का प्रोसेसर है, उसके आगे नंबर आपको लिखा हुआ दिखा, आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे खरीदने गए तो उसके आगे आपको दिखा 7840HS ऐसा लिखा हुआ आपको दिखा। तो अब इस नंबर को कैसे समझोगे आपकी, ये नंबर का मतलब क्या होता है? तो जो शुरू का फर्स्ट डिजिट है ना, फर्स्ट डिजिट, जैसे 7840 में 7840 में फर्स्ट डिजिट है 7, तो 7 बताता है उस प्रोसेसर की सीरीज को। कौन सी सीरीज है? ये 7 सीरीज का प्रोसेसर है। हमने देखा कि जो रेजन के प्रोसेसर है उसमें लेटेस्ट सीरीज कौन सी चल रही है? 9 सीरीज। तो ये 7 सीरीज का, इसका मतलब ये लेटेस्ट सीरीज के पास वाली सीरीज का ये, तो पावरफुल तो होगा। तो 7 सीरीज हमने देख ली फर्स्ट लेटर से कि फर्स्ट लेटर सीरीज को बताता है। उसके बाद में हम सेकंड लेटर को देखेंगे तो सेकंड लेटर हमारा क्या है? 8। तो ये 8 जो है ये जनरेशन को बताता है कि भैया रेजन 7 सीरीज के प्रोसेसर में ये 8 जनरेशन का प्रोसेसर है। तो जितनी ज्यादा बड़ी जनरेशन का प्रोसेसर होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जनरेशन ऐसे ही चलती है, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन, 9 जनरेशन, 10 जनरेशन आगे बढ़ती रहती है। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है कंपनियां प्रोसेसर को और अच्छा बनाती है। तो जितनी ज्यादा लेटेस्ट जनरेशन का आपको मिलेगा उतना ही आपका प्रोसेसर ज्यादा तेज चलेगा। उसके बाद में जो लास्ट के 40 नंबर है, 40, ये वाला जो लास्ट का 2 है, ये मॉडल नंबर होता है उस प्रोसेसर का। ये जितना बड़ा होगा, जैसे आप में मान लो एक में तो 30 लिखा हुआ है, एक में 40 लिखा हुआ है, तो आपको कौन सा लेना है? 40 वाला। तो ये जो नंबर है ये जितने बड़े मिलेंगे आपको उतना ही आपका प्रोसेसर फास्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में 2 वर्ड इसमें भी लिखे हुए मिलेंगे, 2 लेटर लिखे हुए मिलेंगे, HS। तो भैया इंटेल में तो हमने देखे थे कौन कौन से होते हैं, एक तो HX होता है, एक H होता है, एक HS होता है, एक P होता है और एक U होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे HX होता है, H होता है, HS होता है और U होता है। 4 लेटर मिलेंगे रेजन में। तो HX जो होता है वो सबसे पावरफुल होता है, उसके बाद में H पावरफुल होता है, उसके बाद में HS पावरफुल होता है और उसके बाद में सबसे कम पावरफुल U वाला होता है। तो आपको कहीं पे रेजन 7 का प्रोसेसर मिल जाए, उसके लास्ट में U लिखा हुआ रहे, तो समझ जाना भैया ये कम पावरफुल है। और वहीं पे रेजन 7, सेम रेजन 7 का प्रोसेसर किसी लैपटॉप में और उसके आगे लिखा हुआ H, तो समझ जाना ये भैया पावरफुल है। और किसी आगे लिखा हुआ HX, रेजन 7 का प्रोसेसर है, HX लिखा हुआ, तो बहुत पावरफुल है। इतना देख के आप समझ सकते हो। प्रोसेसर में तो नहीं ठिकाओगे अब, ये तो समझ गए होंगे। ये PDF मिली जाएगी साथ में, तो कहीं पे दुकान पे जाओ ले जाना, भूल जाओ तो कोई टेंशन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं डाउनलोड करने का। और इसी PDF में मैंने जो है सारे के सारे लैपटॉप जो मैंने रिकमेंड किए हैं, इसी सारे हिसाब किताब और इसी सारे ज्ञान के हिसाब से उनके भी लिंक दे दिया है, जिन पे आप सीधा PDF से क्लिक करके अमेजोन पे जाके देख भी सकते हो। तो ये तो बात हो गई प्रोसेसर के ब्रांड्स की और उनके नंबरिंग स्कीम की। आप समझ सकते हो कि प्रोसेसर कैसा है, उसके नंबर को देख के ही कैसे समझना है, वो सारा मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं प्रोसेसर में थोड़ी बहुत चीजें और होती है जो आपको देखनी पड़ती है जब भी आप एक अच्छा प्रोसेसर अपने लैपटॉप के लिए चूज करते हो। तो एक तो होती है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड का मतलब यह है भैया कि जितनी ज्यादा क्लॉक स्पीड किसी प्रोसेसर की होगी ना, उतना ही वो फास्ट होगा। तो ये जो क्लॉक स्पीड है ये गीगाहर्ट्ज में मेंशन की भी रहती है। तो जब भी आप कोई प्रोसेसर देखोगे, कभी लैपटॉप देखोगे, ऑनलाइन देखोगे, ऑफलाइन देखोगे, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि भैया ये तो इसमें प्रोसेसर है, जैसे मान लो इंटेल i7, ये लिखा हुआ इंटेल i7 13700H प्रोसेसर है और इसकी क्लॉक स्पीड है 4.2 GHz। तो ये होगी गीगाहर्ट्ज। तो भैया ये गीगाहर्ट्ज जो है ना, जितनी ज्यादा होगी उतना फास्ट प्रोसेसर होगा। ये सीधी सीधी कहानी है। लेकिन जो ये क्लॉक स्पीड है ना, ये मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज में आती है। तो जो मैक्सिमम रेंज है ना भाई साहब, वो आपकी, अगर आप P या U सीरीज का प्रोसेसर ले रहे हो तो आपकी 3.8 के आसपास में कम से कम वो होनी चाहिए। और अगर आप भारी वाला लैपटॉप ले रहे हो जिसमें आपको परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए, वीडियो एडिटिंग ये वो करना चाहते हो, तो फिर आपकी वो गीगाहर्ट्ज जो है वो 4 पॉइंट समथिंग से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपको अच्छी स्पीड मिलेगी। तो सीधा सीधा हिसाब है क्लॉक स्पीड को समझने का कि 3.8 गीगाहर्ट्ज कोई में लिखा हुआ है और एक में 3.5 गीगाहर्ट्ज लिखा हुआ है, तो भैया 3.8 गीगाहर्ट्ज वाला प्रोसेसर 3.5 गीगाहर्ट्ज वाले प्रोसेसर से तेज होगा, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज आती है प्रोसेसर में, उसको बोलते हैं CPU थ्रेड्स एंड कोर्स। तो CPU जो होता है ना वो कोर में डिवाइड होता है। मान लो ये एक पूरा CPU है, तो इस CPU को कोर में डिवाइड कर देते हैं कि भाई पूरा का पूरा CPU तो एक साथ लैपटॉप काम में ले नहीं सकता, तो हम एक काम करते हैं इसको टुकड़ों में बांट देते हैं। तो इस तरीके से CPU को टुकड़ों में बांट दिया जाता है, ठीक है। और अलग अलग टुकड़ा अलग अलग काम हमारे लैपटॉप में देखता है। तो जितने ज्यादा टुकड़े होंगे उतने ही ज्यादा काम एक साथ जो है हमारा CPU कर पाएगा, तो इसको बोलते हैं कोर।
तो भैया जितने ज्यादा कोर किसी लैपटॉप के प्रोसेसर में होंगे उतने ही ज्यादा काम वो अच्छी तरीके से लैपटॉप का प्रोसेसर कर पाएगा। तो आपको देखना होगा कि वो कोर जो है वो कितने कोर आपके प्रोसेसर में है। अब जो कोर होते हैं वो भी दो भागों में बांटे हुए रहते हैं, एक तो होता है एफिशिएंसी कोर और एक होता है परफॉर्मेंस कोर। एफिशिएंसी कोर का मतलब कि ऐसे टुकड़े जो पावर तो ज्यादा नहीं देते हैं और ना ही बैटरी ज्यादा खाते हैं, छोटे मोटे जो आपके काम है जैसे वेब ब्राउजिंग हो गया, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो वो हो गया, डॉक्यूमेंट एडिटिंग का हो गया, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट चला रहे हो वो हो गया, तो वो ये वाले कोर काम संभाल लेंगे। उससे होगा क्या, आपका काम भी आसानी से हो जाएगा क्योंकि उस काम को ज्यादा पावर चाहिए नहीं, तो आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। और ये जो कोर है ये टुकड़े जो है वो बैटरी भी कम खाएंगे, तो आपका लैपटॉप भी डिस्चार्ज नहीं होगा। लेकिन जैसे आपने लैपटॉप में चलाया गेम या फिर चलाई वीडियो एडिटिंग, तो फिर परफॉर्मेंस कोर आ जाएगा भैया, एक्टिवेट हो जाएगा। नीचे के मान लो परफॉर्मेंस कोर है ये, इनमें पावर ज्यादा है और ये पावर खाते भी ज्यादा है, ये बैटरी भी ज्यादा खाते हैं और ये पावर भी ज्यादा देते हैं, तो फिर ये एक्टिवेट हो जाएंगे और ये आपके उन चीजों को संभालेंगे। भाई ये तो हमको दे दो, ये गेमिंग वेमिंग तो हम देखेंगे, एकदम मस्त पावर देंगे, आपका एकदम मक्खन की तरह काम चलेगा। तो कोर कैसे देखने हैं आपको, कोर ऐसे देखने भैया कि ई कोर जो होते हैं उनको तो बोलते हैं एफिशिएंसी कोर और पी कोर जो है वो होते हैं परफॉर्मेंस कोर। आपको जब लैपटॉप खरीदने जाओ तो डिस्क्रिप्शन में या स्पेसिफिकेशन में देखना है कि कितने तो इसमें एफिशिएंसी कोर है, कितने इसमें परफॉर्मेंस कोर है, उसकी पूरी डिटेल दी भी होती है। परफॉर्मेंस कोर ज्यादा होने चाहिए क्योंकि भैया यही तो है पावरफुल चीज, यही तो पावर देगी। एफिशिएंसी कोर तो नॉर्मल काम करने के लिए है, वो थोड़े बहुत तो ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस कोर ज्यादा होने चाहिए, उससे हमको ज्यादा पावर मिलेगी और ज्यादा भारी भारी काम भी हम अपने लैपटॉप से आराम से करवा पाएंगे। समझ गए बात। और उसी के बाद में थ्रेड की बात करते हैं। तो थ्रेड क्या होता है कि भैया ये जो कोर हमने डिवाइड किया ना, प्रोसेसर को अलग अलग पार्ट में बांटा, इस पार्ट को भी जब हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं तो उनको हम थ्रेड बोलते हैं कि भाई कोर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, यानी कि अब कोर भी अलग से बहुत सारे काम एक साथ कर सकेगा। तो भाई ये तो और भी बढ़िया बात होगी। तो ज्यादा कोर होंगे बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी, ज्यादा थ्रेड होंगे बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी। अब ये जो कोर और थ्रेड है ना, इनका स्कोर निकलता है, ठीक है, इनका एक स्कोर निकलता है। जैसे मेरा कोई स्कोर निकलता है, एग्जाम देने जाता हूं तो उस स्कोर को देख के पता चलता है ना मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना परफॉर्मेंस बढ़िया है मेरी। तो उसी तरीके से इन सीपीयू का भी कोर का परफॉर्मेंस का स्कोर आता है। तो वो स्कोर देख के आप समझ सकते हो कि भैया कौन सा प्रोसेसर अच्छा है, कौन सा प्रोसेसर बुरा है। लेकिन कोर के जो स्कोर है ना वो भी दो तरीके से दिए जाते हैं, एक तो सिंगल कोर का स्कोर आता है, सिंगल कोर का, और एक मल्टी कोर का स्कोर आता है। यानी कि भैया ये जो हमने कोर में तोड़ा ना, इस प्रोसेसर को एक एक टुकड़े में तोड़ा, तो एक अकेला टुकड़ा कितना अच्छा तरीके से काम कर सकता है उसको तो बोलते हैं सिंगल कोर का स्कोर। और ये कई सारे टुकड़े एक साथ मिलकर किसी काम को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसको बोलते हैं मल्टी कोर का स्कोर। अब आप मेरे को बताओ, एक अकेला टुकड़ा उसकी जरूरत कब पड़ेगी, छोटे मोटे काम करने के लिए पड़ेगी ना भाई। बहुत सारे टुकड़े हैं प्रोसेसर में लेकिन एक ही टुकड़ा काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि काम ही छोटा सा है। जैसे वीडियो देखने का काम हो गया, जैसे वेब ब्राउजिंग करने का काम हो गया, जैसे ऑफिस में एक्सेल में छोटी मोटी फाइलें बनाने का काम हो गया। तो जो सिंगल कोर स्कोर अगर किसी लैपटॉप का ज्यादा है ना, तो वो ब्राउजिंग अच्छी कर लेगा, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम अच्छा कर लेगा, लेकिन वो वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं कर पाएगा। क्योंकि वीडियो एडिटिंग में तो भाई भारी काम हो गया, तो एक एक इस कमजोर कोर से तो काम होगा नहीं, बहुत सारे कोर को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग अपने लैपटॉप में करनी है या फिर आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग करनी है या फिर 3D रेंडरिंग करनी है, तो आपको मल्टी कोर स्कोर देखना पड़ेगा। तो भैया हायर मल्टी कोर स्कोर का मतलब क्या होगा, किसी लैपटॉप का मल्टी कोर स्कोर अगर ज्यादा है तो उसका मतलब यह है कि वो भैया वो हेवी सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया चलाएगा, यानी एडिटिंग बढ़िया करेगा वो लैपटॉप, गेमिंग बढ़िया करेगा, 3D रेंडरिंग बढ़िया करेगा। तो आपको एडिटिंग, गेमिंग, 3D रेंडरिंग के लिए लैपटॉप लेना है तो आप मल्टी कोर स्कोर पे ज्यादा ध्यान देना। अगर आपको सिर्फ ऑफिस काम के लिए और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाने के लिए लेना है तो आप सिंगल कोर स्कोर पे ध्यान देना। अब ये स्कोर मिलेगा कहां पे भाई, तो वो भी मैं बताता हूं इसी वीडियो में। आप एक वेबसाइट है जिसका नाम है nanoreview.net, इस पे जा सकते हो और यहां जाके आप प्रोसेसर का जैसे नाम लिखोगे, आप मान लो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे अपना लैपटॉप देखने गए, वहां आपने प्रोसेसर का नाम देखा, उसको कॉपी पेस्ट करके साइड में डालो, या आपको पूरा पूरा स्कोर बता देगी। आप दो लैपटॉप में कंफ्यूज हो, दोनों के प्रोसेसर डालो और कंपेयर करके बता देगी किसका स्कोर कितना आ रहा है, तो आप वो भी चूज कर सकते हो कौन सा प्रोसेसर आपके लिए अच्छा है। तो ये पीडीएफ में आपको इस वेबसाइट का नाम भी मिल जाएगा, क्लिक करोगे इस पर डायरेक्ट वेबसाइट खुल जाएगी, पीडीएफ से अलग कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, ठीक है। तो भाई ये सारा झंझट हमने समझ लिया सीपीयू का। आप देखो इतनी सारी चीजें हैं सीपीयू में, तभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग और तभी लोग अपना पैसा जो गंवा देते हैं। लेकिन अब आप नहीं गंवाओगे क्योंकि मैंने समझाया भी आपको और ये पीडीएफ भी आपके हाथ में रहेगा। फोन में इसको डाउनलोड करके सेव करके रख लेना भैया, जब भी लेने जाओ लैपटॉप पीडीएफ साथ होना चाहिए। इसमें खोलो, जूम करके देखो, एक ही पन्ने में सब कुछ लपेट दिया मैंने, एक पन्ने में सारी दुनिया का ज्ञान डाल दिया। लैपटॉप खरीदने में तो आपको बेवकूफ कोई का बाप नहीं बना सकता, ये छाती ठोक के बोल सकता हूं मैं। अब की कंपोनेंट में अगली जो चीज है वो है भैया रैम। रैम क्या है भाई साहब, तो रैम देखो, रैम ऐसी चीज है कि प्रोसेसर तो भैया वो है बॉडी बिल्डर, है ना, कि भाई बॉडी बिल्डर को काम देते रहो और वो पकड़ पकड़ के काम सारा करता रहेगा, लेकिन उसको काम देगा कौन, उसको काम देगी रैम। रैम अपने पास सारे काम को रख के रखती है और एक एक काम को पकड़ाती रहती है प्रोसेसर को। तो जितनी बड़ी रैम होगी उतनी बड़ी उसकी टेबल होगी। ऐसे मान लो रैम जो है वो एक टेबल की तरह है, जितनी बड़ी आपकी टेबल होगी उतनी सामान आप उस पर रख सकोगे, जितनी छोटी टेबल होगी उतनी कम सामान रख सकोगे, तो एक साथ बहुत सारे काम कर सकोगे। मेरी टेबल बहुत सारी बड़ी है तो मेरे पास डेस्कटॉप का मॉनिटर भी पड़ा है, दो तीन लैपटॉप पड़े हैं, यहाँ पे ऑडियो इंटरफेस पड़ा है, ये माइक्रोफोन पड़ा है, तीन चार टैबलेट पड़े हैं। और अगर मेरी छोटी टेबल होती तो मैं इतने सारी चीजें नहीं रख पाता और इतने सारे काम नहीं कर पाता। तो रैम होती है आपकी बहुत जरूरी। और रैम जो होती है ना, उसके भी भाई साहब बहुत सारे वर्जन आते हैं, बहुत सारे टाइप आते हैं। तो आपको अगर रैम कहीं पे दिख रही है 6 GB, दो लैपटॉप में 8 GB की रैम दिख रही है, 16 GB की दिख रही है,
सेम 16 जीबी नहीं होती है भैया वो। एक में 16 जीबी कोई लो टाइप की होगी, एक में 16 जीबी हाई टाइप की होगी। यानी लो वाली जो होगी वो भाई साहब कम परफॉर्मेंस देगी, आपका लैपटॉप धीरे चलेगा। हाई वाली जो होगी 16 जीबी, सेम 16 जीबी की, वो हाई परफॉर्मेंस देगी। तो 16 जीबी देख के बेवकूफ मत बन जाना, आगे डिटेल में देखना। वही चलो हम देखते हैं डिटेल में। तो रैम जो होती है ना भाई, उसकी एक तो जनरेशन होती है, अलग अलग जनरेशन की रैम होती है, एक उसकी स्पीड भी होती है रैम की, है ना, और एक लेटेंसी वैल्यू भी उसकी होती है। तीन चीज आपको रैम, जब भी आप देखो लैपटॉप में कौन सी रैम है, तो ये तीन चीजों पे ध्यान देना होगा। फर्स्ट देखते हैं हम जनरेशन की। तो देखो पुरानी जनरेशन, सबसे पुरानी लैपटॉपों में एक सिस्टम ठीक है, जितना बड़ा नंबर उतनी नई जनरेशन। तो DDR3 ये पुराने टाइप की रैम थी, ये तो बिल्कुल मत लेना। कोई लैपटॉप में दिख जाए उसके लात मार देना भाई, ये तो नहीं लेना, ठीक है। दूसरी है DDR4, ये बीच वाली है ना, बीच वाली, ये चल सकती है आपको, अगर सस्ते में मिल रहा है कहीं पे, आपके बजट में सिस्टम बैठ रहा हो, तो आप DDR4 ले सकते हो। और DDR5 जो है भाई साहब, एकदम लेटेस्ट टाइप की रैम है, एकदम सुपर फास्ट, एकदम बुलेट ट्रेन वाली रैम है। कौन सी? DDR5 वाली रैम। तो ये तो हो गई जनरेशन। जब भी आप रैम देखोगे लैपटॉप की, आपको ये नाम लिखे हुए दिखेंगे, DDR3, DDR4, DDR5, तो समझ जाओगे भैया कौन सी जनरेशन की, लेटेस्ट कौन सी है, पुरानी कौन सी है। DDR3 तो बहुत ही पुरानी है। उसके बाद बात करते हैं कि रैम की स्पीड की। तो रैम जो है ना, DDR4 भी है, वो अलग अलग स्पीड में आपको मिलेगी। जैसे कोई मिलेगी 3200 मेगाहर्ट्ज में, कोई मिलेगी 4800 मेगाहर्ट्ज में, कोई मिलेगी 5600 मेगाहर्ट्ज में। तो जितना ज्यादा मेगाहर्ट्ज ज्यादा, उतनी ज्यादा रैम की स्पीड, और उतनी आपके कंप्यूटर की स्पीड ज्यादा, उतना ही कंप्यूटर की परफॉर्मेंस ज्यादा। सीधी सी बात है, ज्यादा डेढ़ इशारे लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गई स्पीड की बात, हायर इज बेटर। और उसके बाद में आती है लेटेंसी वैल्यू। तो ये CL वैल्यू है ना, आपको कहीं पे मिल जाए, ये CL वैल्यू आपको मिल जाए, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग वाले दिखाते नहीं है, तो आप गूगल पे सर्च करके देख लेना, उस लैपटॉप का मॉडल डालना और उसका लिखना रैम CL वैल्यू, तो आपके सामने आ जाएगी। ये कम होगी ना CL वैल्यू, जिसकी कम होगी उसका रिस्पॉन्स फास्ट होगा। तो CL वैल्यू का मतलब क्या होता है? लेटेंसी कितनी है रैम की, यानी वो प्रोसेसर को जब वो काम पकड़ाती है तो उसको कितना टाइम लगता है। अगर ये CL वैल्यू कम होगी तो उसको कम टाइम में वो प्रोसेसर को काम पकड़ा रही है, और प्रोसेसर जल्दी जल्दी काम कर देगा, तो आपके लैपटॉप की स्पीड ज्यादा होगी। तो रैम की इन तीन चीजों पे आपको ध्यान देना है लैपटॉप खरीदते टाइम पे। अगली जो चीज है रैम की, वो है भैया रैम की मेमोरी। तो मिनिमम 8 GB तो आपको किसी भी हालत में लेनी है भैया, उससे कम तो लेना ही मत। 8 GB तो आज की डेट में मस्ट है। छोटे मोटे काम कर रहे हो उसके लिए बता रहा हूं मैं, ये तो कि भाई वीडियो देख ली, ऑफिस का काम कर लिया उसके लिए, वरना लेनी तो आपको 16 GB है। 8 GB तो जब बजट कम है तो भाई चला सकते हो काम, लेकिन 16 GB तो मिले तो 16 GB ही लेना, ठीक है। और अगर आपको भारी भारी काम करना है, गेम खेलने, बड़े बड़े 3D रेंडरिंग, वीडियो एडिटिंग, ये वो करना है, तो भाई 32 GB प्लस, 32 GB से ज्यादा रैम लोगे, एकदम सारे काम मक्खन से होंगे। लेकिन 16 GB एक स्वीट स्पॉट है, यानी 16 GB में सबके काम आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसको एकदम ही पता है कि मुझे तो कुछ ही नहीं करना लैपटॉप में, बस वीडियो देखनी है, ऑफिस का काम करना है, ये वो करना है, तो भाई 8 GB में आनंद करो, समझ गए। अब चलते हैं अगले कंपोनेंट की ओर। भाई बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनाए लैपटॉप, हम प्रोसेसर समझ चुके, हम रैम समझ चुके, अब हम देखेंगे स्टोरेज को। स्टोरेज बहुत जरूरी है भैया, क्यों? क्योंकि आपका कंप्यूटर में कोई भी चीज प्रोसेस होकर स्टोर कहां पे होगी? स्टोरेज में। अगर स्टोरेज फास्ट होगा तो कंप्यूटर फास्ट होगा, स्टोरेज धीरे होगा कंप्यूटर धीरे होगा। तो बहुत ध्यान से लेना स्टोरेज को। चलो बात करते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज में भी सेम चीज है भैया, जनरेशन होती है स्टोरेज की बहुत सारी। कौन कौन सी जनरेशन होती है? एक सबसे पुरानी जो चीज आती थी वो आती थी HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। उसमें एक चक्का आता था, चक्के पे ऐसे ऐसे लिखा जाता था, स्टोरेज का जो स्टोर होता था वो ऐसे लिख लिख के स्टोर होता था। बहुत पुरानी चीज है ये, तो बिल्कुल मत लेना। HDD आज की टाइम पे बिल्कुल भी मत लेना लैपटॉप में, बहुत स्लो चलती है ये, तो इसको तो कांटा लगा दो, क्रॉस मार दो, ठीक है। दूसरी आती है SSD। अब SSD जो होती है उसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। उसमें भी दो टाइप की SSD आती है, एक तो आती है SATA SSD और एक आती है NVMe SSD। आपको SATA वाली SSD नहीं लेनी है, कौन सी लेनी है? NVMe SSD। ये एकदम लेटेस्ट SSD आती है, ये बहुत फास्ट चलती है। अब जो NVMe SSD आती है उसमें भी जनरेशन आती है मेरे भाइयों, देखो जनरेशन 3, जनरेशन 4, जनरेशन 5। तो देख लिया, समझ लिया कि जितना बड़ा नंबर उतनी लेटेस्ट जनरेशन। तो जनरेशन 5 जो वो सबसे लेटेस्ट है, जनरेशन 3 पुरानी है। तो अपन कहां पे जाएंगे? अपना बजट ठीक ठाक है, अपन 4 पे जाएंगे, बीच वाला एकदम बढ़िया। लेकिन बहुत बढ़िया बजट तो भैया जनरेशन 5 पे जाएंगे, 3 पे मत जाना भाई, पुरानी है थोड़ी, लेकिन बजट एकदम ही टाइट है तो फिर भी जाना ही पड़ेगा, दिक्कत ही नहीं है उसमें तो, क्योंकि है ही नहीं भाई, पैसे नहीं है तो मतलब फिर पुराना भी लेना पड़ेगा ना। लेकिन 4 या 5 में से कम जनरेशन चूज करना। SSD की फास्ट होगी, लैपटॉप की स्पीड भी फास्ट पड़ेगी, क्योंकि प्रोसेसर ही अकेला कुछ नहीं कर सकता, रैम ही अकेली कुछ नहीं कर सकती। ये सारे कंपोनेंट जब बढ़िया मिक्स होंगे ना भाई साहब एक साथ में, तब एक बढ़िया स्पीड निकल के आएगी। दूसरी चीज जो होती है रैम की, वो होती है TBW। ये बहुत कम लोग बताते हैं, ये आपको एकदम छुपा हुआ ज्ञान में दे रहा हूं। TBW का मतलब होता है टेराबाइट रिटर्न, यानी ये रैम कितने टेराबाइट राइट कर सकती है, यानी इसकी जो लाइफ होगी ना वो कितनी ज्यादा होगी, यानी कितना स्टोर कर सकती है डेटा। बार बार आप स्टोर करते हो, डिलीट करते हो, स्टोर करते हो, डिलीट करते हो, स्टोर करते हो, डिलीट करते हो, रीड राइट होती रहती है। तो भाई कितनी ज्यादा चलेगी? तो जिसकी सबसे ज्यादा TBW वैल्यू होगी वो रैम, वो जो स्टोरेज है उतनी ही ज्यादा चलेगी, वो सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD उतनी ही ज्यादा चलेगी। उसके लिए आपको ये TBW देखना पड़ेगा। उसके बाद में एक और चीज है भाई साहब, मिल जाए आपको, अगर कहीं से दिख जाए कि आपको पता चल जाए कि इस जो SSD का DRAM कैच कितना है, तो इससे आपका बहुत फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसका DRAM कैश ज्यादा होता है वो उतनी फास्ट होती है। तो सर्च मार लेना गूगल पे एक बार कि भाई इस लैपटॉप की ये वाली इसमें SSD लगी हुई है, इसका DRAM कैश कितना है, और जिसका ज्यादा कैश होगा उसकी स्पीड उतनी फास्ट होगी। सीधी सी हिसाब किताब है।
क्योंकि अपने को तो भैया पैसा जितना दे रहे हैं ना, 1 रुपया देंगे 2 रुपए की वैल्यू लेने की कोशिश करेंगे। क्यों पैसा अपना वेस्ट करना, बिल्कुल पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये हो गया स्टोरेज का काम, तमाम एकदम सारी चीजें मैंने बता दी। अब बात करते हैं ग्राफिक्स की। भाई साहब सबसे ज्यादा पैसे जो लूट जाते हैं ना लोगों के, वो लूट जाते हैं ग्राफिक्स कार्ड में। ग्राफिक्स कार्ड जरूरी भी है, गेम खेलना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, फोटो एडिटिंग करना चाहते हो, इन कामों में, या फिर एआई के भी काम करना चाहते हो, वहां पे भी ग्राफिक्स कार्ड बहुत जरूरी है। ग्राफिक्स कार्ड आता है महंगा, और अगर पैसे देके आपने ले लिया गलत ग्राफिक्स कार्ड, आपकी लंका लुट गई। और उसी लंका को लुटने से बचाने के लिए मैं बता रहा हूं ग्राफिक्स कार्ड की एक एक चीज। चलो देखते हैं। पहली बात तो देखो, ग्राफिक्स कार्ड दो टाइप से लगाए हुए आते हैं लैपटॉप में। एक तो होता है इंटीग्रेटेड जीपीयू यानी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड, जो आपका प्रोसेसर होता है ना, जो हमने बात की अभी इंटेल वाले प्रोसेसर, एएमडी वाले रेजन के प्रोसेसर, उसी में एक साइड में ग्राफिक्स कार्ड भी प्रोसेसर में चिपका दिया जाता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड। और दूसरा होता है डेडिकेटेड जीपीयू, यानी भाई साहब प्रोसेसर तो अलग होगा लैपटॉप में और ग्राफिक्स कार्ड अलग से लगाया जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक ही आदमी दो काम कर रहा है तो कर पाएगा ठीक से? नहीं। लेकिन दो आदमी एक काम कर रहे हैं तो भाई ढंग से करेंगे, आप मस्त करेंगे भाई साहब। दो दो आदमियों की ताकत लग गई। तो जो डेडिकेटेड जीपीयू वाले प्रोसेसर जो होते हैं लैपटॉप, वो ज्यादा फास्ट होते हैं। जो ये आपके वीडियो एडिटिंग वाले काम हो गए, आपके फोटो एडिटिंग वाले काम हो गए, 3D रेंडरिंग वाले काम हो गए, उसके लिए आपको डेडिकेटेड जीपीयू लेना होता है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड जीपीयू की बात कर लेते हैं। अगर आपका बजट टाइट है तो आप ये भी ले सकते हो। आपको अगर वीडियो एडिटिंग ज्यादा नहीं करनी तो इंटीग्रेटेड जीपीयू से आपका काम चल जाएगा। उसमें भी बहुत सारे वर्जन होते हैं, उसमें बहुत सारी सीरीज होती है, बहुत सारे उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो उन प्रकारों को हम समझते हैं। पहली बात देखो, बजट लैपटॉप जो होते हैं ना, जो सस्ते वाले लैपटॉप होते हैं, आपको 30,000 रुपए के लगभग दिख जाएंगे, 20,000 रुपए के लगभग दिख जाएंगे, उन सब में इंटीग्रेटेड जीपीयू आता है। कौन सा आता है? इंटेल का यूएचडी ग्राफिक्स कार्ड आता है इंटीग्रेटेड। तो आपको जहां पे भी दिख जाए ना लैपटॉप के आगे लिखा हुआ कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड इंटेल यूएचडी, तो इसका मतलब भाई सस्ते वाला ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी उसकी नहीं आने वाली, सीधा समझ जाना ये इंटेल यूएचडी देखते ही। दूसरा जो मीडियम लैपटॉप होते हैं 50,000 रुपए के आसपास तक, 50,000 रुपए के आसपास मीडियम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लैपटॉप हाई एंड वाले लाख रुपए तक जाते हैं, है ना। तो 50,000 के आसपास वाले जो लैपटॉप होते हैं उनमें आता है इंटेल का आइरिस एक्सी, ये वाला ग्राफिक्स कार्ड। तो अगर ये ग्राफिक्स कार्ड आप 50,000 के आसपास का लैपटॉप ले रहे हो तो आपको ये तो मिलना ही चाहिए भाई साहब। उसमें ऐसा ना हो कि मान लो आप कार्ड तो 50,000 रुपए हो और आपको इंटेल यूएसडी चिपका दे, ना ना बिल्कुल मत लेना। इंटेल आइरिस एक्सी ये आपको मिलेगा 50,000 के आसपास वाले लैपटॉपों में। और अगर आप ले रहे हो अल्ट्रा सीरीज के लैपटॉप, अल्ट्रा सीरीज जो हमने देखे एआई वाले जो लैपटॉप है, जो अभी नया प्रोसेसर लॉन्च किया इंटेल ने अल्ट्रा सीरीज वाला, तो उसमें आपको मिलता है इंटेल आर्क प्रो ये वाला ग्राफिक्स कार्ड। ये थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर खुद भी फास्ट है, उनके ग्राफिक्स कार्ड भी फास्ट है। तो ये आर्क प्रो वाला ग्राफिक्स कार्ड आपको इंटीग्रेटेड मिल जाएगा अल्ट्रा सीरीज वाले प्रोसेसर में। और एएमडी के प्रोसेसर अगर आप लोगे, रेजन वाले लोगे, और उनमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड अगर आपको मिलेगा तो वो मिलेगा रेडियन ब्रांड का ग्राफिक्स कार्ड आपको मिलेगा। तो ये तो हो गई इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड की बात। लेकिन हमको तो चाहिए बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस, हमको चाहिए पावरफुल लैपटॉप, हमको बढ़िया बढ़िया गेम खेलने, तो हम लेंगे डेडिकेटेड जीपीयू। अब डेडिकेटेड जीपीयू में भी दो ब्रांड आते हैं, दो कंपनियों के आते हैं। एक तो आता है एनवीडिया का और एक आता है रेडियन, एएमडी रेडियन का। अब भाई इस रेडियन के तो मैंने पहले से कांटा लगा रखा है, ये तो बिल्कुल मत लेना। मैं भी लेके पछता रहा था इसको, मैंने भी गलती से एएमडी रेडियन वाला ले लिया था। ये कुछ काम नहीं आता भाई, ये काम ही नहीं करता ढंग से, ये मत लेना। इसका लेना एनवीडिया वाला, ये आपके गेम भी परफॉर्मेंस एकदम मस्त चलाएगा। अधिकतर जो सॉफ्टवेयर आते हैं वीडियो एडिटिंग के उसमें भी इसका इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया है, तो वो भी एकदम मस्त करवा देगा। तो आपको कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लेना? अगर आप अलग से जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनवीडिया वाला लेना है। और एनवीडिया में भी भाई साहब सीरीज आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यहीं पर ठगा जाता है आदमी कि उसको पता नहीं होता कि ये ग्राफिक्स कार्ड की भी सीरीज होती है। वो क्या देखता है? वो देखता है एनवीडिया का 8 GB ग्राफिक्स कार्ड, 8 GB देख के खुश हो जाता है, अरे भाई बढ़िया हो गया भाई, देखो 8 GB ये मिल गया मेरे को सस्ते में। वो तो 8 GB देखो तो 20,000 रुपए महंगे मिल रहा है। अरे उसकी जनरेशन बढ़िया है भाई, वो ऊंची जनरेशन का है, वो फास्ट है, तेरे वाला कम फास्ट है। तो जनरेशन समझ लो, सीरीज समझ लो। तो जीटीएक्स जो है वो पुरानी सीरीज है। जीटीएक्स आता था पहले, एनवीडिया का जीटीएक्स सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड आते थे, वो पुराने हैं, तो वो नहीं लेना है। अपने को लेना आरटीएक्स सीरीज का। कौन सा लेना भाई? आरटीएक्स सीरीज का। तो ये नया है आरटीएक्स सीरीज, और इसमें रे ट्रेसिंग भी दी हुई। अब रे ट्रेसिंग क्या चीज है? तो जो आपके गेम होते हैं ना, जब गेम चलते हैं ना, गेम जो बड़े बड़े भारी भारी गेम है जैसे GTA 5, ये इस टाइप के गेम हम खेलते हैं, तो ये ग्राफिक्स कार्ड के इस रे ट्रेसिंग के फीचर को यूज लेते हैं। और उससे जो उस गेम के ग्राफिक्स है, उसके जो आप उसमें चलचित्र देखते हो, वो बिल्डिंग है, वो आदमी भाग रहा है, वो ऐसे ऐसे बातें कर रहा है, ऐसे ऐसे लड़ रहा है, वो एकदम रियल लगते हैं रे ट्रेसिंग से। तो ये आपको एनवीडिया मिलता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि रेडियन वाला आप मत लेना, एनवीडिया वाला आप लेना। अब मान लो ग्राफिक्स कार्ड है, उसमें भी ग्राफिक्स कार्ड में भी जो हमने प्रोसेसर देखे थे उसकी तरह नेमिंग की जाती है, यानी नंबर लिखे हुए आएंगे और उसके आगे कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा। तो वो उस ग्राफिक्स कार्ड वाले को कैसे समझते हैं उसको भी समझ लो, ताकि आप एक बार तो प्रोसेसर आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आप ग्राफिक्स कार्ड भी एकदम बढ़िया सेलेक्ट कर पाओ। तो एग्जांपल के लिए मैंने लिया है RTX 460 80 वोट वर्सेस 140 वोट। जैसे मान लो आप ग्राफिक्स कार्ड देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें भैया एनवीडिया का RTX 460
80 वोट का ग्राफिक्स कार्ड है। तो अब इसको कैसे समझेंगे, ये RTX 460 का मतलब क्या है? तो मैंने बताया RTX तो नई सीरीज है, देखते ही समझ में आ गया कि हाँ भाई नई सीरीज का है। अब ये 460 क्या है? तो 460 जो है ना 4060, इसमें स्टार्टिंग वाले 2 लेटर देखने हैं, लास्ट वाले 2 लेटर देखने हैं। स्टार्टिंग वाले 2 लेटर जो है वो तो सीरीज बताते हैं, यानी कि ये RTX 40 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है। तो ये जितनी ज्यादा ऊंचा होगा, यानी 40 की जगह अगर आपको कहीं पे 50 दिख रहा है तो वो 40 से अच्छा होगा, 50 की जगह 60 दिख रहा है तो वो 50 से अच्छा होगा। तो जितना बड़ा नंबर होगा उतना अच्छा होगा। दूसरा जो 60 है वो मॉडल को बताते हैं, तो मॉडल में भी सेम सिस्टम है, जितना बड़ा उतना अच्छा। तो भाई कहीं आपको मान लो RTX 4060 दिख रहा है, कहीं आपको RTX 5060 दिख रहा है, तो आप कौन सा लोगे? 5060। क्यों? क्योंकि भाई जितना ज्यादा नंबर उतना अच्छा मॉडल, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे RTX 4060 में हमने देखा कि 40 क्या चल रहा है? सीरीज, यानी कि 40 सीरीज का ये ग्राफिक्स कार्ड है। लेटेस्ट कौन सी चल रही है? 50 सीरीज चल रही है, ठीक है। तो मैंने बताया ना ये 4060 में 5060 में अच्छा कौन? 50, क्योंकि 50 सीरीज लेटेस्ट है, उसमें ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी। उसके बाद में इसके आगे लिखा हुआ है 80 वोट। तो भाई ये वोट जो है ना, ये ग्राफिक्स कार्ड की पावर बताते हैं कि कितनी बिजली वो खींचेगा और कितनी आपके लैपटॉप को पावर देगा। जितनी ज्यादा बिजली का ग्राफिक्स कार्ड होगा उतनी ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस वो देगा, लेकिन ज्यादा बिजली खींचेगा तो बैटरी भी जल्दी डिस्चार्ज करेगा। तो भाई एक साइड तो आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मिलेगी, दूसरी साइड आपको बैटरी कम मिलेगी, यानी बैकअप कम मिलेगा, यानी बैटरी जल्दी डिस होगी। तो वही बात है, 80 वोट का जो ग्राफिक्स कार्ड है, जैसे मान लो RTX 4060 80 वोट का है एक तो, और एक है RTX 4060 120 वोट का। तो 120 वोट वाला 80 वोट वाले से ज्यादा पावरफुल तो होगा, लेकिन 120 वोट वाला 80 वोट वाले से ज्यादा बैटरी खाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो वोट का मतलब होता है, वोट टीजीपी वैल्यू होती है, ये टोटल ग्राफिक्स पावर। टीजीपी को बोलते हैं टोटल ग्राफिक्स पावर। जितनी ज्यादा टीजीपी वैल्यू होगी उतना पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड होगा, लेकिन उतनी ही वो बैटरी ज्यादा खाएगा, उतनी बिजली ज्यादा खाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वीरैम कैपेसिटी की, कि जब भी आपने ग्राफिक्स कार्ड देखा होगा तो ऐसे लिखा हुआ आता है कि इसमें 6 GB ग्राफिक्स कार्ड है, इसमें 8 GB ग्राफिक्स कार्ड है, इसमें 16 GB ग्राफिक्स कार्ड है। तो इस जो जीबी है ना, ये 6 GB 8 GB और 16 GB, इसको बोलते हैं वीरैम कैपेसिटी ग्राफिक्स कार्ड की। तो ये जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा। अब इस वीरैम में भी टाइप बहुत सारी होती है। कौन सी होती है? एक तो GDDR5 होती है, ये ओल्ड थी। तो जब भी आप देखो ना कि ये 4 GB ग्राफिक्स कार्ड है या फिर 8 GB 16 GB ग्राफिक्स कार्ड है, तो उसमें आप देखना कौन से टाइप की मेमोरी है इसमें। GDDR5 है तो मतलब ओल्ड है, GDDR6 है तो मतलब मीडियम, जो लेटेस्ट से थोड़ी पहले वाली है वो है, चल जाएगा काम। और जो GDDR6X है वो एकदम फास्टेस्ट है। तो GDDR5 ओल्ड है, स्लो चलेगी, GDDR6 न्यू है, काम चल जाएगा, और GDDR6X ये सबसे फास्टेस्ट है। तो ये आपको देखना होगा ग्राफिक्स कार्ड के जब नाम देखो उसके आगे स्पेसिफिकेशन में कि कौन से टाइप की इसमें वीरैम मेमोरी है। वो टाइप भी मैंने इस PDF में दे दिया, डाउनलोड करोगे सब एकदम जेब में रहेगी, सब कुछ पूरे मोहल्ले को ज्ञान बांट दोगे कि बढ़िया लैपटॉप कैसे लेकर आना। तो ये सल्ट गया अपना टंटा ग्राफिक्स कार्ड का। अब बात करते हैं बैटरी की। भाई बैटरी बैटरी है, बैटरी तुम्हारी नहीं चलेगी लैपटॉप का, क्या करोगे भाई? क्या करोगे लैपटॉप का? लेके जा रहे हो कॉलेज में, घर से चार्ज करके निकले, कॉलेज नहीं पहुंचे उससे पहले डिस हो गया, ऐसा लैपटॉप हमको नहीं चाहिए। तो बैटरी का ज्यादा झंझट नहीं है, बैटरी एकदम सिंपल है। बैटरी की कैपेसिटी वोट आवर में बताई जाती है, WH लिखा हुआ रहेगा, वोट आवर लिखा हुआ रहेगा कि भैया इस लैपटॉप में इतने वोट आवर की बैटरी है। जितने ज्यादा वोट आवर उतनी ज्यादा बड़ी बैटरी, उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस, ठीक है। तो सेल जो है ना, सेल देख लेना, एक तो वोट आवर देख लेना बैटरी की कि भाई ज्यादा वोट आवर वाली होनी चाहिए, और दूसरी सेल देख लेना, बैटरी सेल पे डिपेंड होती है। 3 सेल वाली बैटरी जो है ना वो 4 सेल वाली बैटरी से कम परफॉर्मेंस देती है, और 4 सेल वाली बैटरी 6 सेल वाली बैटरी से कम परफॉर्मेंस देती है। तो जितनी ज्यादा सेल होगी, जितने ज्यादा वोट आवर होंगे, उतनी अच्छी बैटरी होगी। लेकिन परफॉर्मेंस बैटरी की कितनी होगी वो डिपेंड करता है प्रोसेसर पे और ग्राफिक्स कार्ड पे। मान लो ग्राफिक्स कार्ड तुम्हारा ज्यादा पावर लेने वाला है तो बैटरी को जल्दी डिस कर देगा, ग्राफिक्स कार्ड तुम्हारा कम पावर लेने वाला है तो बैटरी को धीरे धीरे डिस करेगा। तो वो सारी चीजें मिलकर पूरी की पूरी बैटरी बैकअप को निकालेगी। लेकिन अच्छी बैटरी हम इस तरीके से चूज कर सकते हैं कि एक तो वोट आवर ज्यादा हो उसके, और उसमें सेल ज्यादा हो, तो वो बढ़िया बैटरी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। अलग कंपोनेंट है भैया डिस्प्ले। अब डिस्प्ले अच्छा होगा तभी तो मजा आएगा ना लैपटॉप चलाने का। चाहे आप उस पर देख रहे हो अपनी वीडियोस को, मूवीज को, या फिर गेम्स खेल रहे हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे कुछ कर रहे हो, भाई अच्छा डिस्प्ले होगा, एक तो आंखों पे जोर कम पड़ेगा, काम अपना अच्छा तरीके से कर पाओगे। तो डिस्प्ले भी बहुत टाइप की आती है भाई, यही तो चीज है जो ठग लेती है लोगों को। इतने सारे टाइप की चीजें हैं, इतने सारे उनके नाम है, नाम समझ में आते नहीं है, कोई समझाने वाला है नहीं है, तो कंपनियां ठग लेती है, आपके पैसे अपनी जेब में, आपको एक पुराना माल चिपका देती है, और आप उसको लिए डोलते हो आराम से, काम आपके कुछ वो आता नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप डिस्प्ले समझने वाले हो अभी। तो डिस्प्ले के जो पैनल होते हैं ना भैया, आगे जो स्क्रीन होती है वो उसके कई टाइप होती है। एक सबसे पुराना वाला जो है उसको बोलते हैं TN पैनल। TN पैनल ये बहुत पुराना होता है, ओल्ड होता है, एकदम पुराना, चीप, सस्ता होता है, और कलर जो होते हैं ना इस पे, कलर वो एकदम वीक आते हैं, अच्छे कलर इस पे दिखाई नहीं देते। तो हमको TN पैनल तो नहीं लेना है, जहां तक हो सके मत लेना। दूसरा आजकल जो आ रहा है, जो कि मीडियम रेंज के लैपटॉप में मिल जाता है, वो आता है IPS LCD पैनल। ये भैया थोड़ा ठीक पैनल होता है ना, बजट में ये बढ़िया पैनल है, बैलेंस्ड होता है, इसमें कलर भी ठीक ठाक आते हैं, और व्यूइंग एंगल भी इसके वाइड होते हैं, यानी आप इधर से उधर से देखोगे तो आपको वैसा ही कलर दिखेगा। और TN पैनल में आप जैसे ऐसे हुए, आपको सब कुछ सफेदी वाली दिख जाएगा, वही सफेदी वही झाग, और कुछ दिखेगा नहीं, है ना। तो TN मत लेना, IPS लेना। लेकिन पैसा है जेब में बहुत फुदक रहा, तो उसके बाद आप क्या ले सकते हो, OLED ले सकते हो। OLED वाली जो स्क्रीन है ना, सबसे बेस्ट स्क्रीन है।
एकदम सिनेमा का जैसी स्क्रीन दिखेगी आपको, एकदम कलर से ऐसे मस्त कलर दिखेंगे, एकदम ब्लैक दिखेगी, ब्लैक ब्लैक दिखेंगे, व्हाइट व्हाइट दिखेंगे, कलर एकदम पंची दिखेंगे। तो ओलेड एकदम मस्त है, लेकिन महंगी है। तो बजट अगर अपना टाइट है तो अपन लेंगे आईपीएस एलसीडी पैनल। तो ये तो हो गए पैनल के टाइप की, यानी आपका जो स्क्रीन है वो किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। दूसरी जो चीज होती है स्क्रीन में सबसे महत्वपूर्ण, वो होती है उसका रेजोल्यूशन, यानी स्क्रीन में क्लियरिटी कितनी होगी, कितने क्लियर टेक्स्ट दिखेंगे, कितनी क्लियर वीडियो दिखेगी, तो वो रेजोल्यूशन पे डिपेंड करती है। और रेजोल्यूशन मिनिमम जो चाहिए वो हमको 1080p तो चाहिए भैया, इससे कम तो चाहिए नहीं, और यही मिनिमम आता है अधिकतर लैपटॉप में। 1080p का मतलब हो गया फुल एचडी, उससे ऊपर कुछ भी मिलेगा तो आपका लैपटॉप और क्लियर होता रहेगा। तो 1080p वाले लैपटॉप भी आते हैं, अधिकतर 1080p में मिलेंगे बजट वाले, 2K में भी आते हैं, 3K में भी आते हैं, और 4K डिस्प्ले में भी लैपटॉप मिल जाते हैं। लेकिन 4K डिस्प्ले में कई प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकल रूप से, क्योंकि अधिकतर सॉफ्टवेयर 4K के लिए ऑप्टिमाइज नहीं होते, तो वो सॉफ्टवेयर आपके वही आपके 1080 में खुलते हैं। तो इसलिए आपका बजट टाइट है तो आप 1080p के साथ आराम से जा सकते हो, आईपीएस पैनल के साथ 1080p मोर देन इनफ है अधिकतर लोगों के लिए। पैसे ज्यादा फुदक रहे हैं तो फिर 2K 4K ये भी आप देख सकते हो। तीसरी जो चीज आती है स्क्रीन में, वो आती है स्क्रीन की रिफ्रेश रेट। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्यों? क्योंकि जितनी बढ़िया स्क्रीन की रिफ्रेश रेट होगी ना, गेमिंग में बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ता है। कि आप जैसे कुछ ऊपर कर रहे हो ना, तो वो धुंधला नहीं होगा, एकदम क्लियर तरीके से आपको ऊपर नीचे आता जाता दिखेगा। नॉर्मल जो स्क्रीन की रिफ्रेश रेट होती है वो 60 हर्ट्ज की होती है, अधिकतर लैपटॉपों में 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी। लेकिन पैसा जैसे जैसे बढ़ाते रहोगे, ज्यादा पैसा डालते रहोगे, ज्यादा पैसा फूंकते रहोगे अपने लैपटॉप में, तो आपको 120 से 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले की स्क्रीन जो रिफ्रेश रेट है वो भी मिल जाएगी मीडियम रेंज के लैपटॉपों में। और एकदम मस्त, एकदम झकास, एकदम बहुत पैसा तुम जब डालोगे ना, उस पैसे को डालने के बाद तुम्हारे पास क्या मिलेगा बाबू? तुम्हारे को मिलेगा 240 हर्ट्ज का एकदम रिफ्रेश रेट। बोले तो एकदम मक्खन की माफिक चलेगा, एकदम मस्त, बोले तो एकदम बिंदास 240 हर्ट्ज का। तो गेमर जो होते हैं ना, गेमर प्रो गेमर, जिनका जिंदगी का उद्देश्य है कि मेरे को तो बस गेम खेलने का, मेरे को और कुछ नहीं करने का, तो उसके लिए 240 हर्ट्ज का एकदम मस्त रहेगा। उसके अलावा उसको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मल जनता के लिए 60 वाला बढ़िया है, 60 हर्ट्ज वाला, 90 हर्ट्ज वाला, 90 हर्ट्ज के भी मिलते हैं लैपटॉप, वो भी बढ़िया है। और आपके पास पैसे ज्यादा है तो 120 हर्ट्ज का भी आप ले सकते हो, वो भी ठीक रहेगा। तीसरी चीज ये हो गई स्क्रीन में। चौथी चीज जो आपको स्क्रीन में देखनी है वो देखनी है ब्राइटनेस, और वो निट्स में दिखाई जाती है। यानी उसके आगे लिखा हुआ रहेगा 400 निट्स, 200 निट्स, 300 निट्स, जितना भी निट्स लिखा हुआ है तो वो उसकी ब्राइटनेस को बताता है। तो ब्राइटनेस मिनिमम कितनी चाहिए आपको? मिनिमम भैया देखो 200 से 250 से 300 निट्स तो आपको चाहिए। अगर आप इंडोर में काम में ले रहे हो तो मतलब आपको सब कुछ ठीक ठाक दिखे, आपको एकदम एकदम डार्क डार्क ना दिखे, तो इतना तो मिनिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना? 400 प्लस निट्स होना चाहिए अगर आप आउटडोर में लैपटॉप को काम में लेने की सोच रहे हो, यानी बाहर जाके जहाँ पे सूरज वूरज चमकता है, बाहर की रोशनी रहती है, तो वहां पे अगर 400 निट्स से कम की ब्राइटनेस होगी ना, तो आपको दिखेगा नहीं लैपटॉप पे कुछ, लैपटॉप एकदम अंधेरे में हो जाएगा, दिखेगा नहीं कुछ। तो आप बाहर काम में ज्यादा लेते हो, जैसे आपने घूमने फिरने का काम है, बैंकिंग वैंकिंग का काम है, आप जाते रहते हो क्लाइंट के प्लेस पे, आपको बैठना पड़ता है बाहर भी, खोल के लैपटॉप अपना कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो भैया जो लैपटॉप लो उसकी ब्राइटनेस देख लेना 400 निट्स के आसपास या उससे ऊपर होनी चाहिए, नहीं आपको बाहर कुछ नहीं दिखेगा। ये बात ध्यान रखना मेरी, ठीक है? और उसके अलावा एक और चीज आती है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में बहुत सारी चीजें, तभी लोग बेवकूफ बन जाते हैं भाई, घटिया डिस्प्ले ले लेते हैं वो, तभी उनको सस्ता मिल जाता है लैपटॉप। फिर जब घर पे आता है देखते हैं, अरे भाई इसकी डिस्प्ले तो एकदम कचरा है, एकदम बकवास है। तो वो है कलर एक्यूरेसी। कलर एक्यूरेसी का फर्क उनके लिए पड़ता है जो अपने लैपटॉप पे एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, इस टाइप के कोई काम करते हैं ना, तो उनके लिए कलर एक्यूरेसी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो वो कलर एक्यूरेसी किस तरीके से देखी जाती है अपने लैपटॉप में, आप कैसे डिटरमाइन करोगे उसको? तो उसके लिए कुछ नंबर्स आते हैं। जैसे एक आता है sRGB। तो किसी लैपटॉप में अगर ये लिखा हुआ है कि 100% sRGB कलर एक्यूरेट लैपटॉप की स्क्रीन है, इसका मतलब उसकी स्क्रीन पे जो कलर दिख रहे हैं वो एकदम सही दिखाता है। उस पर जो भी आप एडिटिंग करोगे, बाकी लैपटॉपों पर भी देखोगे तो वैसे ही कलर आपको दिखाई देंगे। और जो आदमी वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग में इतने ज्यादा वो नहीं है, घुसे हुए नहीं है, कलर ग्रेडिंग में नहीं घुसे हुए हैं, क्योंकि जो फिल्में होती है ना शूट, वो जब कैमरे से निकलती है ना उनकी वीडियो, तो वो वैसी नहीं होती जैसे हमको स्क्रीन पे दिखती है, जब सिनेमा हॉल में जाते हैं वैसी दिखती है, वैसी नहीं होती है वो। उसको बाद में एक आदमी बैठता है और फिर वो सॉफ्टवेयर से उसके कलर एडजस्ट करता है, तो उनको एकदम कलर एक्यूरेट चाहिए, क्योंकि वो जो एडजस्ट कर रहे हैं वही सिनेमा स्क्रीन पे दिखने वाला है, तो वो गलत एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मल जो जनता होती है, जिसको ऑफिस का काम करना है या फिर जिसको अपना गेमिंग वेमिंग का काम करना है, उनको 100% कलर एक्यूरेट डिस्प्ले की कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए क्या है? उनके लिए 90% प्लस DCI P3, ये देखना आप, DCI P3 लिखा हुआ रहेगा उसमें स्पेसिफिकेशन में, ये 90% से ज्यादा होना चाहिए इसकी वैल्यू, तो वो आपकी ठीक ठाक कलर एक्यूरेट स्क्रीन होगी, जिससे आपका काम एकदम बढ़िया तरीके से चल जाएगा, ठीक है? तो दो तरीके की चीज होती है, एक तो 100% sRGB वैल्यू होती है, तो 100% sRGB का मतलब तो एकदम कलर एक्यूरेट स्क्रीन है, बहुत बढ़िया दिखेगी, जो इस पे दिख रहा है वही बाकी जगह भी दिखेगा। और दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं, जो ऑफिस का काम करते हैं, गेम खेलते हैं, इधर उधर काम करते हैं, उनके लिए क्या है? 90% प्लस DCI P3 वाली डिस्प्ले एकदम बढ़िया रहेगी। तो इस डिस्प्ले के इतने सारे कंपोनेंट है, सारे देख लिए, PDF आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो, आप बस समझ लो एक बार। तो ये तो हो गए हमारे सारे के सारे की कंपोनेंट खत्म लैपटॉप के, यानी जो तो भैया बढ़िया से बढ़िया होने चाहिए, इनको मिला के एक लैपटॉप का मेन परफॉर्मेंस जो कोर पार्ट बनता है, ये अच्छे होंगे तो लैपटॉप की परफॉर्मेंस एकदम
खली बली के जैसी होगी, अंडरटेकर के जैसी होगी, जॉन सीना के जैसी होगी, वीर महान के जैसी होगी, जिसके भी फैन हो उसके जैसी होगी। अब कुछ एक अलग अलग स्पेसिफिकेशन हो रहा है, छोटे मोटे स्पेसिफिकेशन हो रहा है, वो भी देख लेना, क्योंकि वो भी जिंदगी में बहुत काम के हैं। हर जगह फरारी थोड़ी काम आती है भाई, कई गलियों में एक्टिवा का काम भी पड़ जाता है। तो ये छोटे मोटे एक्टिवा वाले स्पेसिफिकेशन भी हम देख लेते हैं। तो ये है हमारे अदर स्पेसिफिकेशन, इनके बारे में मैंने इस पूरे पीडीएफ में आपको बताया है। तो पहली चीज है थर्मल डिजाइन की। थर्मल डिजाइन का मतलब कि भाई लैपटॉप में आपके प्रोसेसर बहुत बढ़िया है, ग्राफिक्स कार्ड बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो इससे एक प्रॉब्लम होगी कि वो गर्म होगा, ज्यादा पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड गर्म होगा, ज्यादा पावरफुल लैपटॉप का प्रोसेसर गर्म होगा। और अगर आपके लैपटॉप की थर्मल डिजाइन अच्छी नहीं हुई, यानी वो हीट को बाहर अच्छी तरीके से नहीं निकाल पाया, तो आपके पास पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड, पावरफुल प्रोसेसर होने के बावजूद आपके लैपटॉप की स्पीड धीरे हो जाएगी। तो इसलिए थर्मल डिजाइन पे ध्यान देना। तो ड्यूअल फैन तो कम से कम होने चाहिए। भयंकर पावरफुल लैपटॉप में ड्यूअल फैन तो कम से कम मिलेंगे। उसके अलावा आपको 4 फैन भी मिल सकते हैं, 4 फैन भी उसमें आपको मिल सकते हैं। और दूसरा, हीट पाइप आपके लैपटॉप में होने चाहिए। हीट पाइप क्या होता है, उसको कूल करने के लिए उसमें पाइप लगाए जाते हैं। ऐसा अगर होगा तो आपका लैपटॉप ठंडा रहेगा। तो कम से कम ड्यूअल फैन तो होना चाहिए, 4 फैन होने चाहिए। तो आपका थर्मल डिजाइन आप देख लेना कि अच्छा उस लैपटॉप का हो, ताकि वो ठंडा भी होता रहे, तो परफॉर्मेंस एकदम मेंटेन रहेगी। ज्यादा गर्म हो जाएगा तो परफॉर्मेंस गिर जाएगी। दूसरी जो चीज है जिस पे आपको ध्यान देना है, वो देखना है सोल्डर्ड रैम पे, यानी जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके बारे में हमने बात की थी अभी ऊपर, हम देख के आए थे कि अलग अलग टाइप की आती है। तो वो 2 तरीके से लैपटॉप में दी जाती है। एक तो लैपटॉप में रैम को लगा के उसके टांका लगा दिया जाता है, यानी उसको एकदम सील कर दिया जाता है, उसको फिर आप निकाल नहीं सकते, बदल नहीं सकते। और एक होती है कि उसको सॉकेट में डालते हैं, उसको आप निकाल भी सकते हो और उसकी जगह फिर ज्यादा पावर की मेमोरी लगा भी सकते हो। तो अगर आपके लैपटॉप में सोल्डर्ड रैम है तो आप उसको बदल नहीं पाओगे, फिर उसको एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। मान लो 16 जीबी आप लेके आए, आपको लगा कि नहीं मुझे तो 32 जीबी चाहिए, तो अगर सोल्डर्ड नहीं है तो फिर तो 16 जीबी वाली को निकालो, 32 जीबी वाली डाल दो। लेकिन सोल्डर्ड यानी उसके अंदर फिट की भी और एकदम चिपकाई हुई ढंग से, तो फिर उसको आप निकाल नहीं पाओगे। तो वो आपको देखना होगा, वो आपके स्पेसिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगी कि आपकी लैपटॉप की रैम सोल्डर्ड है या फिर अनसोल्डर्ड है। और उसके बाद चीज जो आती है वो आती है वाईफाई और ब्लूटूथ। इसका वर्जन, वाईफाई बहुत जरूरी है लैपटॉप में। लैपटॉप से आप कोई और डिवाइस को कनेक्ट करते हो या लैपटॉप को किसी वाईफाई राउटर से कनेक्ट करते हो, तो इंटरनेट की स्पीड कितनी आएगी वो डिपेंड करेगा आपके वाईफाई के वर्जन पे। और अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन लगाते हो कानों में, तो लेटेंसी कितनी आएगी। जैसे कई लोग ब्लूटूथ हेडफोन लगा के गेम खेलने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बटन तो पहले दबा दिया, आवाज थोड़ी लेट आ रही है, तो वो वाईफाई वर्जन से उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो जो लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है वाईफाई 6 या 6E, ये जो है वाईफाई का लेटेस्ट वर्जन है। और ब्लूटूथ 5.2 प्लस जो है वो ब्लूटूथ के लिए आपके लिए बढ़िया वर्जन रहेगा। तो वाईफाई आपको 5 भी मिल सकता है किसी लैपटॉप में और 6 भी मिल सकता है। 6 अगर बजट में मिल जाए तो 6 के लिए ही जाना, लेकिन अगर 6 बजट में नहीं मिलता है, 5 ही मिल रहा है, तो फिर तो आपको 5 लेना ही पड़ेगा, हो ही क्या सकता है। लेकिन 6 मैं प्रेफर करूंगा कि आप 6 वर्जन वाला वाईफाई ही लो, बहुत काम का होता है वाईफाई। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है पोर्ट्स। पोर्ट का मतलब पोर्ट नहीं होते जो यूएसबी वाले, जिसमें हम अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं और अपनी एसएसडी को कनेक्ट करते हैं। तो ये पोर्ट बहुत काम के होते हैं, क्योंकि अगर आप अपने लैपटॉप में अलग से कोई स्टोरेज लगाते हो, अलग से कोई हार्ड डिस्क ड्राइव या एसएसडी लगाते हो, तो उसमें डेटा ट्रांसफर की स्पीड इन पोर्ट्स पे डिपेंड करती है। तो पोर्ट कितने टाइप के होते हैं, पहले जो सबसे पुराना आता था वो आता था यूएसबी 2.0, वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, यूएसबी 2.0। उसके अलावा यूएसबी 3.2 आजकल आता है, ये फास्ट है। फास्ट का मतलब क्या है कि भाई यूएसबी 2.0 से बहुत फास्ट इसकी स्पीड है, काम बढ़िया चल जाता है। और एक नया टाइप का पोर्ट आजकल आता है, वो आता है यूएसबी 4 या फिर थंडरबोल्ट 4। ये सुपर फास्ट पोर्ट है भाई, ये एकदम मस्त ऐसे फटाफट डेटा आपका ट्रांसफर कर देते हैं लैपटॉप से आपके हार्ड ड्राइव में, हार्ड ड्राइव से आपके लैपटॉप में। तो इन पोर्ट को भी देख लेना कौन सा पोर्ट आपके लैपटॉप में, उससे आपके डाटा ट्रांसफर की स्पीड में बहुत फर्क पड़ने वाला है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज आती है वो आती है वेबकैम लैपटॉप का। वेबकैम 2 तरीके से आते हैं, एक तो 720p में आता है, एक 1080p में आता है। यहाँ मैंने 1090 लिख दिया है, 1080 कर दो ना इसको। तो भैया 720p वाला तो बहुत पुराना टाइप का चलता ही आ रहा है, 720p में नॉर्मल टाइप का वेबकैम आपको मिल जाएगा। लेकिन 1080p का वेबकैम मिलेगा ना, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि उसमें क्लियरिटी अच्छी आएगी। जब भी आप जूम पे ऑडियो कॉल करोगे, स्काइप पे ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल करोगे, तो आपको अच्छी क्लियरिटी देखने को मिलेगी 1080p में। तो 1080p मिल जाए तो वही लेना। लेकिन आपके बजट में नहीं आ रहा है, जो लैपटॉप आपको पसंद आ रहा है, बाकी ओवरऑल सारी चीजें उसमें अच्छी लग रही है और उसमें 720p का ही वेबकैम मिल रहा है, तो फिर तो आप उसके साथ जा सकते हो। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप प्रेफर करना कि आप 1080p वाला वेबकैम ले। और उसके बाद में लास्ट में जो चीज आती है वो आती है उसका बिल्ड क्वालिटी। लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी मतलब ये कि लैपटॉप जो है आपका वो किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है या फिर मेटल से बना हुआ है। आजकल प्लास्टिक वाले लैपटॉप भी आते हैं और एल्यूमिनियम वाले लैपटॉप भी आते हैं। एप्पल के और बाकी कई कंपनियों के जो प्रीमियम आप लैपटॉप देखोगे ज्यादा पैसे वाले, तो उनमें मेटल बिल्ड दिया जाता है, मेटल के वो बने हुए आते हैं। लेकिन जो गेमिंग लैपटॉप अधिकतर होते हैं वो प्लास्टिक के भी मिल जाते हैं, तो इससे ज्यादा इतना फर्क तो नहीं पड़ता है। लेकिन आपको अगर मेटल में मिल जाएगा तो वो थोड़ा सॉलिड रहता है, ज्यादा दिन तक चलता है, टूटने वूटने की उसमें झंझट कम रहता है। तो बिल्ड क्वालिटी भी आप देख सकते हो। तो इसी के साथ हमने सारे के सारे स्पेसिफिकेशन लैपटॉप के समझ लिया, आप कैसे अपने लिए एक अच्छा लैपटॉप चूज कर सकते हो। ये सारे स्पेसिफिकेशन आप समझ के इस पीडीएफ को अपने पास रख के कहीं भी लेने जाओ तो ये सारी चीजें देख सकते हो, कौन से टाइप की चीज उसमें मैंने एकदम बढ़िया तरीके से अरेंज किया है। देखते हैं आपको पता चल जाएगा कि उसमें लेटेस्ट चीज है या फिर पुराने वाली चीज है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं बैठता है कि भाई कौन सा कैसे लूं, ये तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हो गई, मैं तो इतना काम नहीं कर सकता, भाई तू ही मेरे लिए करके दे दे, तो मैंने आपके लिए काम ऑलरेडी करके दिया है। इसी पीडीएफ में मैंने नीचे लिंक्स भी डाल दिए हैं, पेजेज ऐड करके, कि भैया 30,000 में आपको चाहिए तो बेस्ट लैपटॉप ये है, 40,000
के बजट में चाहिए तो ये बेस्ट है, और 50,000 के में चाहिए तो ये बेस्ट है। अलग अलग बजट के अलग अलग लैपटॉप के लिंक मैंने डायरेक्ट डाल दिया, तो आप पीडीएफ से उनको क्लिक करके डायरेक्ट अमेजोन खुल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हो। वो भी प्रॉब्लम आपकी मैंने सोल्व कर दी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय सिया राम।